हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की सामयिक घटनाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते की जो टॉप न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उसमें सबसे पहले आता है म्यूल हंटर डॉट ए आई। म्यूल हंटर डॉट ए आई क्या है? एक एआई टूल है, एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसको भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब ये करेगा क्या? ये असल में म्यूल बैंक खातों पर नजर रखेगा, उनकी पहचान करेगा और उन्हें जरूरत पड़ने पर अवरुद्ध करने का, यानी कि ऐसे बैंक खातों को स्टॉप करने का काम करेगा। अब म्यूल बैंक खाते होते क्या है? म्यूल बैंक खाते वो होते हैं जो धोखाधड़ी से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे खाते होते हैं जो आपको अवैध ट्रांजैक्शंस करने पर मजबूत, मतलब वो अवैध ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई फोन आता है और वो फोन आपसे कहता है कि आप हमारी स्कीम से जुड़िए, आपको ये फायदे होंगे, आपको फ्यूचर में ये फायदा होगा, प्रेजेंट में ये फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से करके आपसे वो कन्विंस कर लेता है। और जब वो कन्विंस करके अपनी रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है कि आप 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए आप इस बैंक खाते में जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको फ्यूचर में इस तरीके का फायदा होगा। तो आप जब ऐसे खाते में पैसा जमा करते हैं और ऐसे बैंक खाते जब हजारों लोगों के पैसे जमा करवा के और उसके बाद उसमें से सारा पैसा निकालकर जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे खातों को म्यूल खाते कहते हैं। तो ये जो म्यूल हंटर डॉट ए आई है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करके ऐसे खातों पर नजर रखने के लिए इसको लॉन्च किया है। साथ ही साथ ऐसे खातों में जो लेन देन है उनकी जांच की जा सकती है इस एआई टूल से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और साथ ही साथ अगर कोई अवैध ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई भी इस तरीके का लेन देन हो रहा है तो उसको रोकने का भी प्रयास इस म्यूल हंटर डॉट ए आई की मदद से किया जा सकता है। तो आरबीआई ने एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए, अवैध जो ट्रांजैक्शन होते हैं, धन शोधन होते हैं, उनको रोकने के लिए इस एआई टूल को, यानी इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि एक म्यूल खाता क्या होता है? एक ऐसा बैंक खाता जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध धन के हस्तांतरण और शोधन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि लॉन्च किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जो अवैध जो धोखाधड़ी इस वक्त डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा इस वक्त मार्केट में चल रही है, तो ये आपको उस धोखाधड़ी से बचाएगा भी। दूसरा जो न्यूज इस हफ्ते की चर्चा में रही है वो है सर्पदंश के मामले अधिसूचित रोग के रूप में। मतलब इस कुछ सालों के अंदर देखा जा रहा है कि सर्पदंश के, यानी सांपों के काटने के मामले में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त भारत दुनिया का वो देश बन गया है, या कह सकते हैं नंबर 1 कंट्री बन गया है जहां पर सांपों के काटने के जो है केसेस नोटिस किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हुए इसे अधिसूचित रोगों के अंदर डाल दिया है। अधिसूचित रोगों के अंदर डालने का मतलब क्या होता है कि अगर अब कहीं पर भी सांप काट, कहीं पर भी किसी गांव में, किसी शहर में अगर कहीं पर कोई सांप काटने की घटना घटती है, तो इस घटना का अगर कहीं प्राइवेट में इलाज किया जाता है, यानी अगर किसी मरीज को जो कि सांप के काटने से पीड़ित है, तो उसका अगर कहीं पर इलाज किया जाता है प्राइवेट में या सरकारी में, तो उन सब के आंकड़ों को आप, मतलब अगर इस तरीके की घटना घटती है तो इससे आपको सरकार को नोटिस कराना होगा कि सांप घटने, यहां पर एक इंसान को इस गांव में सांप ने काटा था, ठीक है, उसका यहां यहां इलाज हुआ है, ये वैक्सीन उसको जो है इसका जो है एंटीवेनम दिया गया। ये सारी चीजें सरकार को बतानी पड़ेगी, यानी सरकार को उसको सूचना देनी पड़ेगी। तो अब मतलब यह है कि सर्पदंश की जो घटनाएं होंगी उनके बेहतर आंकड़े इकट्ठा हो सकें, साथ ही साथ उस पर सरकार पॉलिसी बना सके, कुछ प्रयास कर सके, ठीक है, प्रयास कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि सर्पदंश की घटनाएं कहां कहां हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, और सरकार को अब इसके लिए क्या बेहतर प्रयास करना है इसको रोकने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि इन घटनाओं को क्या किया जाए, अधिसूचित किया जाए। तो इसी के तहत भारत सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि इसे अधिसूचित रोग की कैटेगरी में डालिए, और साथ ही साथ
साथ ही साथ सभी जहां पे प्राइवेट हो या कोई सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी इस तरीके की घटना के मरीज पहुंचे तो इसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए और इस पर रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये यह पहल किसके थ्रू की गई है? ये की गई है सर्पदंश के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जो है इस पहल को कहा गया है, मतलब इस पहल को किया गया है कि सर्पदंश को अधिसूचित रोग की कैटेगरी में डाल दिया जाए। ठीक है, भारत अगर इसके आंकड़ों की बात करें बच्चों, तो बात यह है कि भारत में, मैंने पहले ही बताया, भारत में विश्व में सबसे ज्यादा सांपों की काटने की घटनाएं होती हैं और डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर देखा जाए तो हर साल सालाना 3 से 4 मिलियन लोगों को भारत में सांप काटता है। ठीक है, और 58,000 लोगों की इससे मौत हो जाती है, जो बहुत बड़ी संख्या है। 3 से 4 मिलियन केसेस भारत में आते हैं सांपों के काटने के, और जिसमें से 58,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो अब भारत सरकार इस पे काफी सचेत हो गई है, इस पे नई पॉलिसीज बनाने की, नए तरीके बनाने की, एंटी वेनम को जो है वो सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, प्रयास कर रही है। साथ ही साथ अब ये अधिसूचित होने के बाद ये प्रयास में और ज्यादा इस प्रयास को और भी ज्यादा बल मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरी न्यूज जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही है, हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी। हीमोफीलिया क्या होता है बच्चों? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें ये एक अनुवांशिक रोग है। ये अनुवांशिक रोग शरीर में, अगर ये किसी को भी ये अनुवांशिक रोग हो जाता है तो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर कहीं पर आपको कट लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ब्लीडिंग तब तक नहीं रुकेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आप हॉस्पिटल में पहुंचकर इसका जो है प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट ना कराएं। उसके लिए जो है बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, उसके बाद ही ब्लीडिंग रुकती है। यानी जैसे हम लोगों के अंदर, नॉर्मल लोगों के अंदर ब्लीडिंग 2 से 4 मिनट के अंदर, 4 से 5 मिनट के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड का थक्का जम जाता है वहां पर और ब्लीडिंग रुक जाती है, ऐसा हीमोफीलिया के रोगी के अंदर नहीं होता। हीमोफीलिया के रोगी के अंदर अगर उसको अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है तो एक बार ब्लड कहीं पर कट जाने पर ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है और ब्लीडिंग होती रहती है, उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ब्लड सारा शरीर का बह जाएगा और फाइनली उसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसे अनुवांशिक रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यह हीमोफीलिया रोग जो हीमोफीलिया कई टाइप का होता है, इसमें से जो हीमोफीलिया ए नाम का रोग होता है इसे क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग को कराने वाला एक प्रोटीन होता है जिसे फैक्टर 8 नामक प्रोटीन कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होता है जिसका नाम जिसे फैक्टर 8 नामक प्रोटीन कहते हैं। वो जो है बॉडी में सही से नहीं बन पाता। ठीक है, सही से नहीं बन पाता। ये क्यों नहीं बन पाता बच्चों? होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए से बने होते हैं और इसी डीएनए के छोटे छोटे भागों को क्या बोलते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। तो हम जीन कहते हैं, और ये जीन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन को बनाते हैं जिससे हमारे शरीर के जो लक्षण होते हैं वो व्यक्त होते हैं। हमारे शरीर का कोई भी लक्षण, चाहे हमारे बाल हो, नाक हो, बाल हो, स्किन है, त्वचा हो, ठीक है, बालों का कलर हो, स्किन का कलर हो, हमारी बॉडी में एंजाइम हो, हमारी बॉडी में हार्मोन हो, हर एक चीज हमारी बॉडी में जो प्रोटीन से बनी हुई है, ये प्रोटीन हमारी बॉडी के हमारी बॉडी में जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जो अंदरूनी चीजें, हार्मोन, एंजाइम, ये सब हमारी बॉडी के अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ये असल में किससे बने होते हैं? प्रोटीनों से बने होते हैं। चाहे बाल को देख लो, चाहे हार्मोन देख लो, चाहे एंजाइम देख लो, सब प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन कौन डिसाइड करता है कैसे बनेंगी? ये जीन डिसाइड करते हैं। हमारी बॉडी में 20,000 जीन लगभग पाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोटीनों के निर्माण में सहायक होते हैं और हमारी बॉडी में अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये जो ब्लड क्लॉट कराने वाला जो प्रोटीन है जिसे फैक्टर 8 बोलते हैं, फैक्टर 8 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को बनाने के लिए भी किसी न किसी जीन की आवश्यकता होती है। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग कराने वाला जो
प्रोटीन होता है जिसे फैक्टर 8 बोलते हैं, उसके लिए जो जो रिस्पॉन्सिबल यानी उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, जब किसी इंसान का खराब हो जाता है, डैमेज आनुवांशिक रूप से खराब हो जाता है, यानी उसके पूर्वजों में ये खराब जीन था और उसके अंदर भी वो खराब जीन आ जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है फैक्टर 8 नहीं बन पाता और उसकी वजह से शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है कि अब जीन थेरेपी की मदद से, जीन चिकित्सा की मदद से किया क्या जा रहा है बच्चों, जीन चिकित्सा की मदद से अगर हमें पता चल गया कि किसी इंसान के अंदर ये जीन खराब है और इसी जीन की खराबी की वजह से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर 8 नाम का प्रोटीन उसके शरीर में नहीं बन पाता, जिससे उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो अब आनुवांशिक रूप से जीन एडिटिंग की मदद से, जीन थेरेपी की मदद से, जीन चिकित्सा की मदद से, जीन थेरेपी की मदद से क्या किया जा रहा है, इस खराब जीन को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और अच्छा स्वस्थ जीन जो कि प्रोटीन को बना सकता है उस जीन का प्रवेश करा लिया जाएगा उस इंसान के शरीर में, जिससे उस इंसान के जीन में स्वस्थ जीन पहुंच जाएंगे और ये स्वस्थ जीन क्या करेंगे, हमारे शरीर में फिर से फैक्टर 8 नाम के प्रोटीन को बनाना शुरू कर देंगे और फाइनली जो है उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, यानी बॉडी में जब जरूरत पड़ेगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकेगी। तो जीन चिकित्सा की मदद से क्या है, उन जीनों का उस जीन का अब सुधार किया जा सकता है जो कि बॉडी में फैक्टर 8 प्रोटीन को बनाते हैं। फाइनली फैक्टर 8 प्रोटीन अगर बनने लगेगा तो इंसान के अंदर यह समस्या, हीमोफीलिया वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये इस हफ्ते चर्चा में रहा कि हीमोफीलिया जो ए नाम की बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती थी, उसकी जीन चिकित्सा अब संभव हो चुकी है। अब लोगों का इलाज संभव है जीन चिकित्सा की मदद से कि वो जीन चिकित्सा करवाकर हीमोफीलिया से हमेशा के लिए जो है वो आराम पा सकते हैं, उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है आपको अगर जरूरत पड़ने पर बार बार चिकित्सीय मदद की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जीन चिकित्सा अगर करवाने के बाद फिर आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आम लोगों की शरीर में नेचुरल तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है 3 से 4 मिनट में, आप उस इंसान के अंदर भी हो जाएगी जो हीमोफीलिया से पीड़ित है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है किसके लिए, हीमोफीलिया के रोगियों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक अभी न्यूज आई है ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में। यह माना जा रहा है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, जो नासा ने भेजा, तो इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसने अभी एक डेटा हमें दिया है जो कि पहले के जो टेलीस्कोप थे, खास करके हब्बल टेलीस्कोप जो इससे पहले सबसे उन्नत किस्म का टेलीस्कोप नासा द्वारा भेजा गया था जिसका नाम हब्बल टेलीस्कोप था, तो हब्बल टेलीस्कोप ने यह सूचना दी थी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी अधिक तेजी से फैल रहा है। अब यह फैल रहा है का मामला क्या होता है कि माना यह जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है बच्चों, यह ब्रह्मांड आज से 13 से 14 अरब साल पहले, 13 से 14 अरब साल पहले एक बड़े विस्फोट से इसका निर्माण हुआ था। सब कुछ एक जगह पर था और एक बारगी 13 से 14 अरब साल पहले इसमें एक जबरदस्त तरीके का एक विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट की वजह से क्या हुआ, सारा का सारा पदार्थ, सारा का सारा मैटर, पूरे मैटर जो है वो टाइम और स्पेस में, ठीक है, टाइम और स्पेस में फैलने लगा और ये आज भी लगातार ये फैल रहा है। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। तो माना जाता है आज से 13-14 अरब साल पहले एक घटना घटी जिसे बिग बैंग कहा जाता है। सारा का सारा पदार्थ एक जगह पर था और एक बारगी उसमें एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ और सारा पदार्थ, जैसे एक ब्लास्ट होता है तो सारा पदार्थ जो है, जो भी छर्रे होते हैं, जो भी चीजें होती हैं फैलने लगती हैं, बिखर जाती हैं, वैसे ही उस विस्फोट के बाद 13 से 14 अरब साल के पहले के उस विस्फोट के बाद सारा मैटर, सारा पदार्थ, ठीक है, वो इस टाइम और स्पेस का एक चादर, फैब्रिक माना जाता है। टाइम और स्पेस का एक फैब्रिक माना जाता है। ब्रह्मांड टाइम और स्पेस के एक फैब्रिक में है, जैसे तनी हुई चादर होती है वैसे ही एक टाइम और स्पेस की ऐसी जगह है जिसे टाइम और स्पेस कहते हैं, जो असल में हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो उसी में ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी में मौजूद है, टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद है। ठीक है, तो माना यह जाता है कि 13 से 14 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के बाद जब पूरा का पूरा विस्फोट होने के बाद मैटर फैला, पदार्थ फैला, तो टाइम और स्पेस में ऐसे फैलने लगा और वो फैलने लगा और आज भी फैल रहा है।
आज भी फैल रहा है। तो जब ये आज भी फैल रहा है तो हम ये सोच रहे थे कि जिस स्पीड से फैलना चाहिए, जो हमने अभी तक कैलकुलेट करी थी कि इस स्पीड से फैलना चाहिए, आज भी हमारे तारे हमारे तारे हमारा जो है वो गैलेक्सी, ये सब चीजें सब जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये जिस तरीके से फैल रहा है, जितना हमने कैलकुलेट किया था अभी तक, उससे कहीं अधिक तेजी से ये फैल रहा है। तो जो अभी तक हम सोच रहे थे फैल रहा है, ये तो प्रूव हो चुका था, लेकिन जिस स्पीड से फैलने की बात हम सोच रहे थे, जो हमने कैलकुलेशन की थी, वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन की थी, उससे कहीं अधिक स्पीड से यह फैल रहा है। यह कैसे पता चला? ये पहले हब्बल नाम के टेलीस्कोप जो नासा का था उसने बताया था, लेकिन उसको रिकंफर्म किया है इस हफ्ते किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, जो कि दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का टेलीस्कोप नासा ने भेजा है। उसने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वाकई में हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं अधिक तेजी से यह ब्रह्मांड फैल रहा है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारी सारी कैलकुलेशंस बिगड़ गई। हम जो सोच रहे, जो हमारे भौतिकी के नियम बताते हैं, उस नियमों के आधार पर फैलना क्या, जिस स्पीड से हम सोच रहे थे फैलना चाहिए, उस स्पीड से तेजी से फैल रहा है। तो भौतिकी के नियम यहां पर क्या हो रहे हैं? फेल हो जा रहे हैं। जो फिजिक्स के नियम है वो सारे फेल हो जा रहे हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं फैल रहा है, बल्कि उससे कहीं और तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ ऐसी इनविजिबल पावर्स हैं जो इस ब्रह्मांड को बहुत तेजी से फैला रही हैं, जो कि हमारी कैलकुलेशन में नहीं आ पा रहा है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अदृश्य शक्तियां कौन सी हैं जो इसको फैला रही हैं? क्या वो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, या कोई ऐसा भी चीज है जो कि हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, ये रहस्य हो जा रहा है। तो ये वैज्ञानिकों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है, बहुत ही ज्यादा उसके लिए रहस्य वाली चीजें डाल दी हैं कि आखिर ये क्या हो गया भाई कि इतनी तेजी से फैला, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बात है। तो इसलिए ये वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान कर चुका है, और वैज्ञानिक जो हैं वो इसके बारे में समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें नहीं पता है लेकिन मौजूद हैं और ब्रह्मांड को बहुत तेजी से फैला रही हैं। तो होप ये बात बच्चों समझ में आ रही होगी, आपको भी इसने रहस्य में डाल दिया होगा, आपको भी आश्चर्य में डाल दिया होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और न्यूज पर, गूगल की विलो चिप इस हफ्ते काफी चर्चा में रही। और ये विलो चिप होती क्या है? विलो चिप ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि विलो चिप एक क्वांटम चिप होती है जो क्वांटम कंप्यूटर में यूज की जाती है। अब जैसे क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं, जो हम लोग ये सामान्य तरीके से जिनको यूज करते हैं, वो हमेशा बाइनरी नंबर्स में जो है वो कोडिंग करते हैं। बाइनरी नंबर्स में कोडिंग का मतलब होता है या तो वो जीरो की स्टेट में कोडिंग करते हैं या तो वन की कोडिंग। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम अगर तैयार होता है तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में तो वो जीरो की फॉर्म में होता है या तो वन की फॉर्म में होता है, यानी जीरो स्टेट में होता है या तो वन की स्टेट में होता है। तो हमारे कंप्यूटर कोई भी कोडिंग होती है वो होती है वो जीरो वन की फॉर्म में, यानी बाइनरी नंबर्स में होती है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर, जो नए तरीके का कंप्यूटर अब डेवलप किया जा रहा है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, वो जीरो की फॉर्म में भी कोडिंग करता है, वन की फॉर्म में भी कोडिंग करता है, और इन बिटवीन जीरो एंड वन के बीच में जो भी स्टेट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन स्टेट बोलते हैं, उन सुपरपोजिशन स्टेट में भी वो कोडिंग कर सकता है। तो अगर किसी नॉर्मल कंप्यूटर को कोड करना हुआ या नॉर्मल कंप्यूटर को कैलकुलेशन करनी हुई, तो वो या तो जीरो स्टेट में करेगा या तो वन स्टेट में करेगा, लेकिन जीरो से वन जाने की स्टेट के बीच में कैलकुलेशन ये नहीं करेगा। या तो जीरो में करेगा कैलकुलेशन, या तो वन में करेगा, जीरो में करेगा या वन में करेगा, जीरो में करेगा या वन में करेगा। लेकिन जब जीरो से वन की पोजीशन जा रही है, या वन से जीरो की पोजीशन जा रही है, या जीरो से वन की पोजीशन जा रही है, उसमें कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जीरो में भी कैलकुलेशन करेंगे, इन बिटवीन वन, यानी कि जब ये जीरो से वन की स्टेट में जाएगा तब भी इसके बीच वाला जो पोजीशन बनेगी, जिसे सुपर पोजीशन कहते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन करेगा, फिर वन में भी कैलकुलेशन करेगा, फिर वन से जीरो जाते वक्त में जो स्टेट आएगी, जो समय होगा, जो स्टेट होती है, उसमें भी ये कैलकुलेशन करेगा। तो ये जीरो वन और इन बिटवीन जीरो वन, इसमें भी ये कैलकुलेशन कर सकता है, और इसे क्यूबिट्स कहते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन करता है ये बिट्स में करता है, और ये जो कैलकुलेशन, जो क्वांटम कंप्यूटर कैलकुलेशन करते हैं, वो किस में करते हैं? क्यूबिट्स में करते हैं। तो यहां पर इस स्टेट में कैलकुलेशन होगी या तो इस स्टेट में कैलकुलेशन होगी। यहां पर इस
इस मतलब कि इसमें भी और इन बिटवीन इसमें भी, इस स्टेट में भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो डेफिनेटली जब ये हर स्टेट में कैलकुलेशन कर सकता है, 0 में भी कर सकता है, 1 में भी कर सकता है, इन बिटवीन 0 1 में भी कैलकुलेशन कर सकता है, तो इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, और इतनी ज्यादा होंगी कि ये नॉर्मल कंप्यूटर से कई करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। कौन? क्वांटम कंप्यूटर बच्चों, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। तो कितना पावरफुल हो जाएगा? तो आज दुनिया का जो सबसे पावरफुल, नॉर्मल कंप्यूटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सुनोगे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड के अंदर कर सकता है, जिसको हम फ्लॉप्स से नापते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है मेरे प्यारे बच्चों, वो कई ट्रिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड, मतलब उसे ट्रिलियन कैलकुलेशन दे दो, वो एक सेकंड में करके दिखा देगा। तो जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन को कैलकुलेशन एक सेकंड में कर देता है। ये जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो इस वक्त मौजूद है, कर देते हैं। तो वो इतनी तेजी से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दिल थाम लीजिएगा, जो मैं आगे बात बताने वाला हूं, ये जो विलो चिप बनाई है गूगल ने, ये अगर जो क्वांटम चिप है, जो क्वांटम कंप्यूटर में लगेगी, अगर ये कैलकुलेशन करने पर आ जाती है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट में जो ये कैलकुलेशन करेगी, 5 मिनट में जो कैलकुलेशन करेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आज दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जो क्लासिकल तरीके से कंप्यूटेशन करता है, जो ट्रिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड में कर देता है, तो विलो चिप अगर जिस कैलकुलेशन को 5 मिनट में कंप्लीट करती है, उसको करने में दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को मेरे प्यारे बच्चों लगभग 10 सेप्टिलियन ईयर लग जाएंगे, 10 सेप्टिलियन साल लग जाएंगे, वर्ष लग जाएंगे। यानी ये 10 सेप्टिलियन, गूगल पे अब इसको ये सर्च कर लेना, सेप्टिलियन क्या होता है। 10 सेप्टिलियन का मतलब मैं तुमको एक आम भाषा में बता दूं, 10 सेप्टिलियन तक तो ये यूनिवर्स अपने बनने से लेकर, मतलब ये यूनिवर्स यानी ये ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं, मतलब इसका बनना और बनकर ये पता नहीं उससे कई समय पहले खत्म हो जाएगा। यानी इस ब्रह्मांड की उम्र से ज्यादा वक्त लग जाएगा सिर्फ 5 मिनट की कैलकुलेशन को करने के लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो विलो चिप है उसकी कैलकुलेशन जो 5 मिनट में वो करेगी, वो चिप, उसको करने में मेरे प्यारे बच्चों दुनिया के आज सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर लग जाएंगे। यानी ये ब्रह्मांड बना है और बनकर अभी कई वर्ष तक रहेगा, अरबों खरबों तरबों वर्ष तक रहेगा। उसके बाद ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल, हम आपका तो कोई औकात ही नहीं है, तारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल सब बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तब भी आज का जो सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा जितना इस विलो चिप ने 5 मिनट में करके दिखा दिया। अब जरा सोचिए क्या पावर है भाई, क्या पावर है। और ये क्या है? क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब पावर पर है, यानी क्वांटम टेक्निक से कैलकुलेशन करता है। तो आप जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया कहां जा रही है, दुनिया कहां जा रही है। और थोड़ा सा इस पर कमेंट कीजिएगा कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि मतलब इतनी पावरफुल चीजें तैयार हो रही हैं जिनकी कैलकुलेशन कहीं मतलब इस ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अंत से, मतलब इसके अंत से भी ज्यादा का वक्त लगा देंगी आज का सुपर कंप्यूटर जो है उसको कैलकुलेट करने में। तो कैसी मतलब चीजें जो है इंसान बना रहा है, कैसी चीजें, और इंसानियत कहां जाने वाली है। तो बच्चों ये एक बड़ी जबरदस्त न्यूज थी, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस की जाए, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की ये टॉप न्यूज थी। तो मुझे लगता है कि आपने इस पूरी सारी न्यूज को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही कुछ, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई घटनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।